हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 6.2 त्रिभुज समरूपता से संबंधित यहाँ है। काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग थेल्स का प्रमेय देखेंगे। पहले हम लोग एक बार पिछली बातों को जो 6.1 में जो चर्चा किया गया है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करना जरूरी है। उससे एक बार हम करते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज दिया हुआ है तो उसकी समरूपता कैसे हो सकती है। त्रिभुज की समरूपता, इसके लिए दो बात चर्चा किया गया था। एक संगत भुजा समानुपातिक होगा और दूसरी बात थी कि संगत कोण समान होंगे। यही दो बातें थी ना। इन दोनों बातों को नहीं भूलना है क्योंकि जो हम कक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इन अवधारणाओं को लोग भूलेंगे नहीं। तो समानुपातिक की जो चर्चा जब करते हैं तो यदि मान लीजिए अगर दो त्रिभुज है और इसी दो त्रिभुज में जैसे ए बी सी डी ई और एफ है तो ए बी समझ लीजिए ए बी बट्टा क्या होगा डी सी है ना डीई डीई इसका ये अनुपात जो होगा वो ए सी बट्टा डीई डी एफ। इसी तरह से फिर बी सी बट्टा डी एफ। ये समानुपाती का मतलब यही है। ये चीज हमको नहीं भूलना है। कोण तो कोण ए बराबर कोण डी है ना। कोण ए बराबर कोण डी। कोण बी देखिए कोण बी ये कोण बराबर कोण ई के तो कोण बी बराबर कोण ई। फिर कोण सी बराबर कोण एफ। कोण सी बराबर कोण एफ। ये दो बातें हमें नहीं भूलना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रमेय। इस प्रमेय में यह प्रमेय जो दिया गया है यह थेल्स महोदय के द्वारा यह प्रमेय दिया गया है। थेल्स नाम के ये वैज्ञानिक जो ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 460 ये 640 है। 640 बीसी से 500 बीसी घटता है ना तो 546 है ना। ये याद रखना है। 640 बीसी से 546 बीसी के बीच में इनके द्वारा इनका जीवन काल रहा था। ये इसी बीच में उन्होंने जो दिया एक प्रमेय दिया उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है। इन बातों को पहले हम लोग देखते हैं। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, ध्यान देंगे थोड़ा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहना क्या चाह रहा है इसमें कि जैसे यह कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए भुजा है, इस भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा के समानांतर
दो भुजाओं की, देखिए फिर से, एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर, दो भुजाओं के भिन्न बिंदु पर, ये दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर, मान लीजिए यहां और यहां, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब इस पर अगर एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। फिर समझिए इसको, जब ये रेखा खींचा गया तो ये रेखा तो विभाजित हो गया ना, तो विभाजित जब हो गया तो एक ही अनुपात में विभाजित हो गया। मतलब यदि ये ए बी सी है और इसको यदि डी ई बिंदु पर इसको अगर विभाजित कर दिया गया है, डी और ई बिंदु विभाजित कर दिया गया है, तो इस प्रकार से कहना में इसका ये है कि ए डी, देखिए ए डी बट्टा, सॉरी बी डी कीजिए, पहले स्टार्टिंग लिखा जाता है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, ए डी बट्टा बी डी, ये इतना है ना, ये जो होगा वही ए एफ बट्टा सी एफ, यही कह रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समांतर, ये भुजा है इसके समांतर, दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं का, अन्य दो भुजा ये हो गया, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो लो एक रेखा खींच दिया जो इस दोनों को प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ रही बात ना? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा ये है कि भिन्न भिन्न बिंदु, इन बिंदु और बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो अन्य दो भुजाएं जो है ना, ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी इसका जो अनुपात होगा इतना बट्टा इतना अनुपात हो गया, वही अनुपात ए बाय एफ बट्टा एफ बाय डी होगा। यही चीज यहाँ बताया जा रहा है इस प्रमेय में। ठीक है, यह जो प्रमेय है इसको हम लोग थोड़ा सा ये कर लें कि आधारभूत, यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। समानुपात पे संबंधित ये बेस लाइन है, इसी बेस पे और सारे प्रमेय बनते हैं और विभिन्न तरह के समस्या और उनका फिर समाधान होता है। इसलिए इसको कहा जाता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको हम लोग याद रखेंगे, यह जो है इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसे हम लोग थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, है ना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर करें, आधारभूत मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी। ये ध्यान रखेंगे, ये भी आवश्यक होता है, बीपीटी, इसी को बोलते हैं हम लोग बीपीटी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी। ठीक है, तो इसी तरह इसकी संरचना पर हम लोग अब आगे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक रचना करते हैं, या त्रिभुज की हम लोग रचना करेंगे यहाँ पर, है ना। लिए एक बार फिर से, यह त्रिभुज एबीसी है और जैसा प्रमेय में बताया गया है उसी आधार पे यह जो भुजा है, इस भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है, जिस रेखा को हम लोग दर्शाते हैं इसको डी और ई से। ठीक है, दर्शाते हैं। इस आधार पे ये क्या कहता है कि यह कहता है कि
ए डी बट्टा, है ना, बी डी इक्वल टू ए ई बट्टा सी ई। बस इसको ध्यान रखना है। यह प्रमेय लंबा लैंग्वेज है, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से एक बार करते हैं, याद हो जाना चाहिए यहीं पे आपको। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक समांतर रेखा खींची जाती है, तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये दो रेखा जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया हुआ क्या है इस त्रिभुज में, तो उसको हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से करते हैं हम लोग कि पहले थ्योरम में दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका त्रिभुज में? त्रिभुज जो बनाए हैं आप लोग हम, उसमें एबीसी त्रिभुज, इसमें कहता है एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी त्रिभुज, जिसमें सवाल में जो कहा वही चीज दिया हुआ है। सवाल में कहता है यही कि बी सी और डी ई समानांतर है ना, तो यानी ये डी ई जो है वो समानांतर है बी सी। अब इसको मत भूलिएगा, ये समांतर का, समांतर रेखा का ये चिन्ह है। यह चिन्ह को समांतर शब्द लिखने के बदले में हम दो लाइन अगर सीधा खींच देते हैं, पैरेलल लाइन, तो ये सूचित कर देता है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, और सिद्ध क्या करना है आपको, टास्क क्या है, ये दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को ना? ये कह रहा है ना, परिच्छेद करने के लिए एक रेखा की जाए तो अन्य दो भुजाएं परिच्छेद करने के लिए रेखा खींच जाती है, समांतर खींच जाती है। तो समांतर है तो वही समांतर तो मैंने लिखा है ना। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध यही नहीं करना है कि ये दोनों जो है विभाजित होती है वो समान अनुपात में होती है। कहने का मतलब ए डी बट्टा बी डी इज इक्वल टू ए ई बट्टा सी एफ सी ई सी ई सी ई। एक बार और, मैं बार बार ये कह इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूरी समझ यही बन जानी चाहिए, है ना। ए डी ये है, ये ए डी बट्टा बी डी, इस तरह से ए ई बट्टा सी, है ना। यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। वो रचना हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। रचना क्या करते हैं कि इस डी को, इस सी को अगर हम डी से मिला देते हैं, है ना, सी को डी से मिलाएंगे, और फिर बी को, इस बी को ई से मिला देते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इसको पहले मिला लेते हैं। इस तरह से हम इस को भी खंडित लाइन से मिलाते हैं, और इस प्रकार यह संरचना जो बनती है, इसमें हमने क्या किया है कि डी को सी से मिलाया है और बी को ई से मिलाया है। ठीक, और ये ध्यान देंगे, ये एसी रेखा पर, ये एसी रेखा पर पहले इधर से देखते हैं, यह जो है एफ ई हो गया, इसको एफ लिखते हैं, एफ और फिर सी, है ना। ये ध्यान रखना है। हमने क्या किया है कि यह पहले यहां देखते हैं, ए बी रेखा पर ई एफ एक लंब खींचा हमने। इसका आगे काम होगा, इसको ध्यान दे, हम लोग बताएंगे फिर आगे। यह एक लंब खींचा है। फिर से एसी रेखा पर ये डी जी भी एक लंब खींचा है ना, ये लंब खींचा, इसको हमें ध्यान रखना है। और ये दो काम जो मैंने किया वह तो एक रचना किया है, कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, तो वो रचना जो आपने किया उसको यहाँ लिखिए। रचना किया है आपने तो रचना लिखिए। रचना में आपने क्या किया है, तो सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। देखिए ना, सी को डी से और बी को ई से मिलाया, तो लिखिए सी को
डी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, दिया हुआ था, सिद्ध करना है। जो ये दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का हमने लिया। वो टास्क क्या दिया, वो सिद्ध करना, वो भी लिखा। अब उसके अनुकूल हमें जो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ रचना करना है, वो भी किया। और ये तो लिखा, और यहाँ भी हमने किया है, क्या किया, तो ए डी पर लंब डाला है, ई एफ लंब डाला है ना, ए डी पर, ए डी पर, ए डी पर। ठीक है, और दूसरा एक लंब डाला है ए बी पर, ई एफ। ए बी पर आपने, ए बी पर है ना, ए बी पर ये ए बी पर, ए बी पर जो लंब डाला है हमने, ए और बी पर, तो ए और बी पर हमने उसको लंब डालने हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ए डी पर, ए बी पर, ए बी, देखिए ए बी जो है ये पूरा रेखा आ रहा है, लेकिन हम लंब जो डालें इस त्रिभुज के में अगर हम बात करते हैं, यह ए डी होगा ना, ए डी, ए डी, तो ए डी लिखिए ना, ए डी पर लंब डालते हैं, तो लंब को ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर ई एफ। बिल्कुल शॉर्ट में लिखते चलते हैं, लैंग्वेज ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, फिर इसी तरह से ए ई पर है ना, तो ए ई पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं वो डाले हैं ई एफ, ई एफ। चलिए, ये दो चीज हम लोगों ने रचना किया है। अब इस रचना से हमें क्या होगा, तो जो होगा, जो उत्पत्ति होगा, उसको हम लोग यहां लिखते हैं उत्पत्ति। इसको ध्यान रखना है, दिया हुआ रहेगा, सिद्ध टास्क क्या है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, सिद्ध करना है, टास्क हो गया। रचना आपने कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपने जो निर्माण किया है, जो उत्पत्ति किया है, उसको लिखेंगे। तो उत्पत्ति में हम लिखते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति जब करना है तो हमें पहले किन किन बातों पर ध्यान देना है। त्रिभुज ए डी ई, यह जो ए डी ई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अगर एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सी डी, सी डी और ई, है ना, इस दोनों त्रिभुज का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर ए डी ई त्रिभुज का, और फिर इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। इस दोनों को समानुपाती करें। ये दोनों समानुपाती करने से क्या होगा, वो हम दिखाते हैं। हमको चूंकि ध्यान कहाँ ले जाना है, ध्यान लिखना है कि ए डी को अनुपात बी डी के साथ करना है ना, इसी तरह काम करना है। तो उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, एरिया, एरिया को हम शॉर्ट में ए आर भी लिख सकते हैं। इसको ए आर ट्रायंगल ऑफ ए डी ई, ए डी ई, है ना, ध्यान से समझना है इसको, टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसका एरिया बट्टा इतना, इसका एरिया बट्टा, अब किसका निकालेंगे, तो सी डी ई या फिर बी डी ई, तो बी डी का निकाली एरिया, वी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एरिया को, बी ट्रायंगल बी डी ई। अच्छा, यह जो हम अगर ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल का एरिया लिखे हैं, तो एरिया तो निकालना भी होगा ना भैया। इसका एरिया क्या होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ए बी ई का, ए डी ई का, यह एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, है ना, हमने क्या लिया है, ए डी ई ना, तो ए डी ई त्रिभुज की हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं ना, देखिए गड़बड़ाता है इसमें। यह ए डी ई है ना, इस ए डी ई में यह क्या है, इसका लंब है कि नहीं है, यानी इस त्रिभुज का हाइट ये है, ये नहीं है हाइट, ये हाइट नहीं है, ये समझना होगा। इसका अधिकतम हाइट ये है, ये हाइट है। अगर ऐसे समझिए,
अगर कोई त्रिभुज हमें यहाँ दिया हुआ है, ये त्रिभुज है, इसका हाइट क्या है? इसका हाइट ये है ना। अंदर भी हाइट हो सकता है, अच्छा बाहर भी हाइट हो सकता है। जैसे त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, अब इसका हाइट कहाँ है? हाइट ये है। इस तरह से इस रेखा पर जो परपेंडिकुलर बनेगा तब इसका हाइट निकलेगा ना, है ना। तो ये चीज हमें समझना है, ये परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है? लंब है। तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, इसको ऐसे लिखे हम लोग, 1/2 गुने आधार, आधार इसका हो गया क्या? AD, AD गुने ऊंचाई हो गया EF। ठीक, अब इसी तरह से देखिए, थोड़ा इसको अस्थिर से समझना का चीज है, ये समझना होगा। एरिया BDE, BDE, BDE में क्या हम करेंगे? 1/2 गुने आधार क्या है BD का? तो BD है आधार, है कि नहीं। तो आधार हो गया BD और गुने ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई तो भैया इस ट्रेंगल का भी यही है ना। ये ट्रेंगल जो है, फिर से देख लीजिए, BDE, BDE, ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का भी ऊंचाई ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये इसका ऊंचाई है, चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ बना हुआ है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, यानी 90 डिग्री कोण यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये समझने का चीज है, ठीक है ना। तो BD, और अब यहाँ भी EF होगा ऊंचाई में, EF, समझ रहे हैं। अगर इस तरह से ये अगर समीकरण बनेगा तो फिर क्या होगा? ये EF कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ना, ये EF कैंसिल होगा, फिर 1/2, ये भी 1/2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? AD बचेगा आपका, AD और बट्टा AD और BD। चलिए, इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, इसको अगर समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं तो क्या होगा? अब हमें एक नया इस एंगल से भी लेना है, तो फिर लिखेंगे इसको हम तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो सेम है ना, ADE। देखिए ADE जो है, ये ट्रायंगल अगर हम इसका और इसकी बात अभी किए हैं, अब इसका और फिर इसकी बात करेंगे। ऊपर तो ADE है ही, नीचे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर CDE, इसका निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? 1/2, ऊपर में तो वो सेम रहेगा AD, नहीं। अब इस ट्रायंगल में हमारा ये लंब जो है परपेंडिकुलर, ये DG है, तो DG लेंगे, समझ रहे हैं। ले सकते हैं दोनों, लेकिन हमें जो काम करना है इस रेशियो को लेना है, इस रेशियो के हिसाब से हमें काम करना है, तो इसलिए DG लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर DG लेते हैं, ये भी इसका लंब है इसलिए DG अगुने आधार कहाँ लिखा? आधार AE है, इसका आधार ना AE, AE, AE इसका आधार है। अब फिर इसी तरह से ये नीचे वाला जो त्रिभुज है D, फिर ध्यान दिए CDE में आधार हो गया CE और लंब हो गया यही DG, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे 1/2 गुने आधार EC, ये ठीक से समझना है, और DG ये लेते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी ये 1/2 कैंसिल होगा, फिर AE यहाँ देखेंगे, ये DG और ये DG कैंसिल हो गया, यहाँ आधार पहले लेना चाहिए था, एवं प्रकार। चलिए, अब क्या आ गया मेरा? आ गया यहाँ AE बट्टा
BC, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ये 2 समीकरण मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों समीकरण के आधार पर हमें अब समझने का कोशिश करना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ CDE, जो CDE है, और एरिया ऑफ BDE, इस दोनों में क्या समानता है या नहीं है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ हमें ये देखते हैं एक बार कि देखिए त्रिभुज ADE, ADE सेम है। मेन हमारा फोकस क्या है कि AD बट्टा BD, ये जो है यही है, AE बट्टा CE, AE बट्टा CE, है ना, इसी लिखा गया, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमको भी इस दोनों को बराबर करने की दिशा में काम करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर वाला ADE, ऊपर वाला AD बराबर है, ये है, केवल ये दोनों को बराबर करना है, समझ रहे हैं, इसको और इसको हमें बराबर करना है। टास्क यही है, ये की पॉइंट को समझ के रखना है, यही टास्क है। अब इस दोनों का बराबर करने के लिए क्या रूल है? एक रूल है जो 9th क्लास में पढ़ा गया है कि किसी भी दो समानांतर रेखा के बीच में एक ही आधार से अगर ट्रायंगल बनता है, समझिए, यह मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं, यह एक ट्रायंगल है जिसका आधार ये है, यह भी एक ट्रायंगल है जिसका आधार ये है, और दोनों ये समांतर रेखा है। अगर दोनों समांतर रेखा है, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। ये रूल हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसी के आधार पर हम इस दोनों को समान कर सकते हैं। चूंकि यहाँ देख लीजिए, यह DE और BC समानांतर रेखा है, क्लियर है कि नहीं है? DE पे ही आधारित है BDE त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और से देखिए ये त्रिभुज इसी आधार पर पे है, और इसी आधार पर ये CDE त्रिभुज जो है ना, ये CDE त्रिभुज, ये भी इसी रेखा पर आधारित है। तो दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज स्थापित होते हैं, तो वह दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये रूल, इस रूल के आधार पर दोनों त्रिभुज बराबर हो। क्लियर है? तो हम इसको लिखें। अब देखिए, अब एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। देखिए CDE, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर होगा। ये कैसे बराबर होगा? इसका रेफरेंस लिखना होगा। एक ही आधार पर समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहां लिख देते हैं, एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच, है कि नहीं, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। बस ये जब हो गया, तो अब देखिए समीकरण 1 2, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं। क्लियर? इसको भी एक समीकरण मान लिया, तीसरा समीकरण पिक्चर में नहीं दिख रहा होगा, हम यहां लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। तो अब समीकरण 1 2 एवं 3 को मिला करके देखिए,
समीकरण 1 और 2 देखिए, इस दोनों में एडी, ये क्या हो गया, ए डी ए डी ए ई और ए डी, ये दोनों इस दोनों में जो है वो हमको ये देखना था। यहाँ पर हम आ जाते हैं, दोनों ट्रायंगल था ना, तो ऊपर वाला ये ट्रायंगल सेम है, ये ट्रायंगल सेम है, इस दोनों ट्रायंगल को भी सेम कर दिया हम। तो भाई ये ट्रायंगल का एरिया जब यहाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। इस दोनों में सहायता लिया हम इसका भी ना, ये दोनों सेम करने के लिए, तो तीनों का समीकरण लिया, तो इसे लिखते हैं समीकरण 1 2 3 से। अब डायरेक्ट लिखो ना आप, ए डी बट्टा बी डी, दिक्कत होता है, अगले स्लाइड में इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ए डी डायरेक्ट लिखें, ए डी बट्टा, देख लीजिए, ए डी बट्टा बी डी है कि नहीं, ए डी बट्टा बी डी बराबर, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए सी बट्टा ई सी, ए सी बट्टा ई सी, ए सी बट्टा ई सी, यही चीज ना प्रूफ करना था। ए डी बट्टा बी डी, ए सी बट्टा ई सी, आ गया ना। इसको लिखिए, साबित। काफी लंबा था, नहीं भाई लंबा नहीं है, समझने में थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। अब हम लोग की पॉइंट पे काम करते हैं, ये जो बनाना है इस थ्योरम को, वो मन में बनाने का काम कीजिए, दिमाग में बनाने का काम कीजिए। फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करके देखते हैं। हमें कह रहा था ये थ्योरम क्या, कि जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात जो है समानुपाती हो, समान अनुपात का हो, यही कह रहा था, है ना। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, कि दिया हुआ है त्रिभुज में कि ये दोनों सवाल में ये दोनों समानांतर होगा, यानी फिर से देखिए यहाँ पर DE और BC समानांतर होगा। अब सिद्ध करना था हमें कि ये जो इसका अनुपात है यह दोनों समानुपाती होगा, यही चीज ना, इसको लिखने का लैंग्वेज हम लोगों को समझना है। AD बट्टा BD अनुपात के रूप में लिखा, फिर इसी अनुपात में ये भी होगा, तो AE बट्टा CE इसको अनुपात में लिखा, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने इसमें कुछ रचना किया, क्या किया रचना, तो C को D से मिलाया, E को B से मिलाया, और इसमें त्रिभुज ADE में AE रेखा पर लंब खींचा G और AB रेखा पर खींचा लंब F। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात में लिखते हैं। क्योंकि हमको तो इस दोनों का अनुपात निकाला, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग लिखते हैं, इसका अनुपात इसका अनुपात लिखा, फिर इसी त्रिभुज का, फिर इस त्रिभुज का अनुपात लिखा, यही ना हमने किया। जो करता था करता गया, जो बचता गया बचता गया। वहां हम लोगों का फिगर आ गया कि ये दोनों अगर सेम, जो यहाँ है बराबर का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों चीज सेम है, लेकिन इस दोनों को बराबर कैसे करना है, इसके लिए हम और कुछ सोचे। क्या सोच कर देखते हैं कि यहाँ जो ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सेम है। जब ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम है, तो भैया ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये भी सेम है, ये भी सेम, तो ये इसका जो रिजल्ट आया है, ये इसी का रिजल्ट न है, इसी का प्रतिफल है ना, ये भी सेम हो गया, बस हो गया प्रूफ। क्या करना, ये दोनों को हमें, ये दोनों इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना को, समझ रहे हैं ना, इतना बट्टा इतना, यानी AD बट्टा BD, AE बट्टा EC, इस दोनों को सेम करना है ना। तो इस दोनों पे आधारित जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, सीधी बात। क्षेत्रफल जब निकाले, जो कटने वाला था कट गया, कटेगा कैसे नहीं, ये तो आधार, ये दोनों में सेम था, तो ये दोनों कटेगा ना।
इधर भी ये इस दोनों में सेम था, तो दोनों में कटेगा ना, कट के आ गया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो एक और प्रमेय है जो इसका ठीक विपरीत है, उस प्रमेय को हम लोग देखते हैं, है ना। ओके।